ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, और उसको हम पढ़ेंगे। यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? नो डाउट सर। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तुम्हारी क्या होती हैं? तीन टाइप की रहती हैं, है ना। मटेरियल को, कोई भी मटेरियल को यू कैन ब्रॉडली डिवाइडेड टू थ्री टाइप्स। ओके, क्या क्या होगा? पहला टाइप, फर्स्ट होगा तुम्हारा डायामैग्नेटिक। दूसरा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और तीसरा क्या होता है तुम्हारा? फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, तो वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे। शॉर्ट में हम समझे तो क्या करता है ये तुम्हारा? रिपेल करता है मैग्नेट को, और ये दोनों मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में तुम्हारा भी ये बोल सकते हो कि दिस इज रिपेलिंग द मैग्नेट, दीस टू विल अट्रैक्ट द मैग्नेट। ओके, अब वन बाय वन इनको हमें समझना है कि होता क्या है, क्यों होता है ये। तो ये तो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज हो गई। लेट्स फर्स्ट गो टू द प्रॉपर्टीज। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स होते हैं, या जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, के डोंट हैव लोन पेयर ऑफ, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पे नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? ओके, सिंस all electrons are paired, there is no net magnetic dipole moment. ओके, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ उसको। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डायपोल मोमेंट होता है। दो डायपोल मोमेंट होते हैं, एक स्पिन डायपोल मोमेंट होता है और दूसरा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट होता है। अगर तुम उसको मैग्नेटिज्म की टर्म्स में समझोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुम्हारा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा ऑर्बिट में घूमेगा, वो जब ऑर्बिट में घूमेगा तो इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अलोंग द ऑर्बिट, है ना। अगर एक लूप में करंट फ्लो होता है तो उसका डायपोल क्रिएट होता है, मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट होता है, करेक्ट, है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी।
ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है, अगर मैं उसको एक स्फीयर मान लूं, ठीक है, तो वो स्फीयर जो है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट मिल रहा है, और उसके स्पिन की वजह से मुझे क्या मिलेगा, स्पिन डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो डायपोल मोमेंट क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये स्पिन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और एक एटम या मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो पेयरिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे सपोज करें कि ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसका ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन मिला दूं आपस में, मैंने ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आपस में ले लिए, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर अपोजिट है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा। ओके, इसका मोमेंट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, जबकि दूसरे का मोमेंट वेक्टर नीचे की तरफ होगा। तो ये दोनों आपस में पेयर्ड है ना, तो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट ये कैंसल आउट कर देंगे। आया समझ में, एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, राइट। अब एक और फैक्टर में समझो, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ये तुम्हारा नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के केस में जो उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके केस में तुम्हारा साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे हो जाएगा। तो अगर तुम देखो तो दो मैग्नेट एक दूसरे के पास कब आ पाते हैं, जब साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के पास में और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास में, तभी तुम उन दोनों मैग्नेट्स को आपस में चिपका सकते हो, है ना, वरना तुम दो मैग्नेट्स को आपस में चिपका नहीं सकते। तो यही होता है तुम्हारा एटम्स के केस में, है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले ही एक ऑर्बिटल में एक साथ रह पाते हैं, तो ये उसका रीजन है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये उसका वन ऑफ द रीजंस ये बनता है कि क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ आपस में पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं द स्पिन्स इन अपोजिट डायरेक्शन cancel each other's dipole moment। इसमें कोई डाउट? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो बेसिक रीजन समझ में आ गया, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, लोन क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनका जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक क्लियर है पूरा। अब जब डायामैग्नेटिक जब ये मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, उस समय क्या होता है, जब हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले गए उस समय क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर में लिखूंगा। ओके, तो तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फैराडेज लॉ और लेंज लॉ लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे अ, लिखेंगे इसको, दो केसेस लेते हैं, है ना, दो केस लेते हैं। ये तुम्हारा ऑर्बिट है, ठीक है, दिस इज योर ऑर्बिट, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और मैं एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता हूं जिसका रिवॉल्यूशन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक ऐसे रिवॉल्व कर रहा है दूसरा उल्टा रिवॉल्व। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट देखूं तो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा,
इसमें करंट का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे बनेगा क्या, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और नीचे वाले के केस में तुम्हारा करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट फ्लो होता है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, ठीक है। अब ये पहले हम सिचुएशन लिखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नो मैग्नेटिक फील्ड है ना, नो बी वेक्टर, ओके। अब तुम्हारा बी वेक्टर क्रिएटेड, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर दी यहाँ पे, तो क्या होगा। तो अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्रिएट की, बी वेक्टर, ओके, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग बताओ, ये मैंने बी वेक्टर ऐसे क्रिएट किया, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे करंट तुम्हारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग बताओ। Sir, can you please repeat the question? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट ऐसे फ्लो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तुम्हारा, राइट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन। अब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सडनली क्रिएट कर दी, तो ये करंट तुम्हारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इसको तुमने एक सर्कुलर लूप मान लो, सर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, अच्छा अच्छा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक ये फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ओके सर। एक्सटर्नल बी वेक्टर, ओके। तो एक्सटर्नल बी वेक्टर क्रिएट होने के केस में तुम्हारा करंट जो है, ये डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये तुम्हारा लेंस लॉ का फर्स्ट डिवीजन भी है। देखो, पहले तुम्हारा राइट हैंड लो, है ना, तुम्हारा राइट हैंड को ये करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, फिंगर्स को। लेंस लॉ का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, एक करंट कैनिंग लूप के लिए। एक बार चलो, एक बार रिवाइज करते हैं। तुम्हारा यहाँ पे एक लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई, ओके। तो तुम्हारे राइट हैंड जो है उसकी ऐसे मुट्ठी बनाने की कोशिश करो, सच दैट फिंगर तुम्हारी करंट के अलोंग कर्ल होती है। बताओ क्या होगा। राइट, हम्म, तो करंट के लिए बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका अपोजिट भी लग जाता है। देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में थंब रखो तो हमें फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, ओके। ऐसे ही अगर हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाएंगे, ओके, अगर करंट तुम्हारा एक सर्कुलर लूप में फ्लो हो रहा है, राइट, देखो ये तुम्हारा,
तुम्हारा राइट हैंड लोगे, है ना, जैसे अगर करंट तुम्हारा ऐसे घूम रहा है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल करोगे, अगर करंट तुम्हारा उल्टा घूम रहा है तो फिंगर्स को तुम ऐसे कर्ल करोगे। ये आया समझ में मरमन उत्कर्षा? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो अभी तुम्हारा स्क्रीन में फिर से शेयर करता हूँ। तो अगर तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है स्क्रीन के प्लेन में, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ क्रिएट होनी चाहिए करंट की? राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। ऊपर की तरफ, है ना, तो मैग्नेटिक यस फील्ड सर। इसकी वजह से बाहर आनी चाहिए, राइट। तो हाँ सेम तुम्हारा यहाँ पे भी देखो, और तुम्हारी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो तो थंब किधर पॉइंट करेगा, राइट या लेफ्ट? सर, राइट ही। लेफ्ट पॉइंट करेगा ना, फिंगर को ऐसे कर्ल करना है। सर नहीं, राइट वाला डायग्राम को, क्या? मतलब एक्सटर्नल वाला वो डायग्राम के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो एक्सटर्नल फील्ड तुमने राइट में हमने क्रिएट की है, हाँ लेकिन ये सर। करंट खुद की फील्ड किधर क्रिएट कर रहा था? ऐसे। मेरा कैमरा में देखो, मेरा दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी या ऐसे घूमेंगी? ओके, या तो ऐसे घूमेंगी या तो ऐसे घूमेंगी, राइट। यस। तो तुम्हें करंट के केस में फिंगर्स को स्क्रीन के से अंदर लेना है, मतलब कैमरा में तुमको शायद हाथ उल्टा दिख रहा होगा। लेफ्ट में मतलब। हाँ, लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन तुमने जो मतलब करंट जो है अपनी फील्ड लेफ्ट में क्रिएट करा, लेकिन तुमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई वो राइट में लगाई, हाँ, है ना। तो अपोज तो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे तुम करंट को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। यस सर। तो इस केस में क्या होगा, जो तुम्हारा ये करंट है ये इंक्रीज कर जाएगा, ओके, क्योंकि तुमने मैग्नेटिक फील्ड उसकी खुद की फील्ड के अपोजिट में क्रिएट, है ना। लेंज लॉ का बेसिक तरीका है यही है ना, कि इस लूप के अंदर तुमने फ्लक्स को कैसे चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उसका करंट, ओके। तो बेसिकली अब यहाँ पे दूसरे नीचे वाला देखते हैं। अब ये हम नीचे वाला देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे करंट खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट कर रहा था, ओके। यस सर। या इसको ऐसे सोचो, ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट है पी, ठीक है, सॉरी, डायपोल मोमेंट इसका उल्टे तरफ था पी वेक्टर, तो इसका राइट की तरफ था पी वेक्टर। तो इसका जो ऑलरेडी डायपोल मोमेंट था तुमने उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, ओके। तो तुम इसके डायपोल मोमेंट को अपोज कर रहे हो तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाएगा, ओके, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज करेगा, ओके, तो इसका करंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है और तुमने मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस की, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अपना डायपोल मोमेंट कम कर देगा ताकि फ्लक्स को वो कंट्रोल कर सके, है ना। तो इस केस में तुम्हारा करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। ये आया समझ में? यस सर। राइट। तो इसके केस में करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके केस में करंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इन बोथ द केसेस नेट इफेक्ट क्या बनेगा? पहले ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, अब क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो गया और इसका डायपोल मोमेंट श्रिंक हो गया, करेक्ट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मिला दूं तो नेट डायपोल मोमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में बना क्या? यस सर। तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट मीन्स
दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। लेकिन तो यहाँ पे दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की तो एक का डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, दूसरे का घट जाएगा, तो तो नेट इफेक्ट क्या पेयर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब वो होता है ना ऑर्बिटल्स में, हाँ, स्पिन्स, हम्म, स्पिन ऑर्बिटल। हाँ, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों ही होते हैं। ओके, हाँ सर। सर और तो लोन पेयर वो दोनों इलेक्ट्रॉन है मिलकर एक पेयर होता है। हाँ, लोन मतलब कि अकेला इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, और हाँ पेयर सर। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं। ओके, तो दो ओके। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है एक साथ, तो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट क्या करेंगे। हम्म, दो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है तो एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसल कर देंगे। ये आया समझ में। कैंसिल कर दिया, हाँ सर। तो यहाँ पे अपना डायपोल मोमेंट कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो एक का डायपोल मोमेंट बढ़ गया और दूसरे का कम हो गया, करेक्ट। आया समझ में इतना। समझ में आया सर। तो अभी इन दोनों का तुम मिलाओ, तो नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो है क्या। यस सर। अभी जीरो है क्या। यहाँ पे दोनों इक्वल है, जीरो हो गए। अब ये डायपोल मोमेंट तुम्हारा ज्यादा है, ये डायपोल मोमेंट कम है, तो अभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या। ये डायपोल मोमेंट पीछे की तरफ है ना, ज्यादा है। हाँ सपोज को ये 10 लेफ्ट में है और ये 5 राइट में है, तो नेट क्या होगा तुम्हारा। 10 - 5, तो मुझे 5 लेफ्ट में मिलेगा ना, हाँ सर, लेफ्ट में आएगा। है ना। या शॉर्ट में लिख सकते हो when external B is created, then according to Lenz's law, the material tries to oppose the change in flux by creating dipole moment opposite to B वेक्टर। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो, ये तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लेवल पर रीजन समझा है कि क्या होता है, और ये बहुत सिंपल पिक्चर है। क्वांटम लेवल पे जाओगे तो और थोड़ा डिफिकल्ट पिक्चर बन जाती है, लेकिन ये मैंने बहुत सिंपल पिक्चर समझाई है। तो अगर तुम शॉर्ट में समझोगे तो ये हो रहा है कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तुम फ्लक्स को अपोज करते हो, है ना। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्स चेंज को हम अपोज करते हैं। तो अगर तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की तो मटेरियल उसको अपोज करेगा बाय क्रिएटिंग डायपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू बी। यह है समझ में। हाँ सर। तो सर थोड़ा बता सकते हैं वो लेंस लॉ के बारे में। ठीक है, लेंस लॉ भी रिवाइज करवाता हूँ। तो तुम्हारा मटेरियल कि है ना। तो अभी मटेरियल में क्या है, नो डायपोल मोमेंट। हाँ ओके, जब तुमने सेम मटेरियल में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बी वेक्टर, तो अगर तुमने एक्सटर्नल बी वेक्टर लगाया यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल बी वेक्टर लगाया, तो उस केस में क्या होगा, मटेरियल के अंदर डायपोल क्रिएट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। डायपोल्स क्रिएटेड अपोजिट टू बी वेक्टर। ये क्लियर हुआ क्या। यस सर। ठीक है, बेसिक पिक्चर पूरा क्लियर है ना। हाँ शॉर्ट में तुम ये लिख देना,
अब पूछेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, अगर पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, तो ये तुमको आंसर लिखना है। ओके सर। ये मैंने तुमको समझाया, एक्स्ट्रा थोड़ा समझाया, लेकिन इसमें मत जाओ, ठीक है। ये तुमको बोर्ड लेवल पे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, लेकिन तुमको शॉर्ट में बस ये लिखना है कि मटेरियल जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो अपने डायपोल मोमेंट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट मतलब क्या होता है कि यू कैन टेक इट टू बी अ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है तुम्हारा इधर नॉर्थ बनाएगा, इधर साउथ बनाएगा, करेक्ट यस सर। है ना, इधर नॉर्थ बनाएगा, इधर साउथ बनाएगा। अब लेंस लॉ में तुमको थोड़ा बाद में समझाता हूँ, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस, ठीक है। अभी हम देखते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। पैरा मैग्नेटिज्म में क्या होता है, atoms and molecules have lone pair of electron। ऐसे लोन पेयर बोलते क्यों है, लोन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, वही बोल लो शॉर्ट में, ठीक है। चलो बेटर वर्ड है मेरे पास, atoms and molecules have unpaired electrons, ये ज्यादा अच्छा लगा। ओके, atoms and molecules have unpaired electrons, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वो अकेला है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उनका सबका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी भी अकेला बैठा हुआ है। तो हेंस द एटम और मॉलिक्यूल हैज परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था कि एटम या मॉलिक्यूल के पास खुद का डायपोल मोमेंट नहीं है। ओके, पैरामैग्नेटिक में क्या है, मटेरियल के पास खुद का डायपोल मोमेंट है। क्लियर है इतना? यस सर। करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा डायमैग्नेटिक में नो डायपोल मोमेंट, पैरामैग्नेटिक में परमानेंट डायपोल मोमेंट है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो when no b vector is present, the dipoles are randomly oriented, ठीक है। तो जैसे ये मेरा मटेरियल है, तो डायपोल मोमेंट तुम्हारे अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में होंगे। तो मटेरियल में नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। ओके, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। मुझे एक बात बताओ कि एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, रोटेट करती है अपने खुद के डायरेक्शन में, है ना, राइट। तो यहां पर भी वही होगा कि जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन डायपोल्स को अपने डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ये जो डायपोल है तुम्हारे ऐसे रोटेट होंगे। तो अब तुम्हारा नॉर्थ पोल मैग्नेट के ये फील्ड के डायरेक्शन बनेगा, साउथ पोल फील्ड के अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा डिफरेंस देखो क्या था, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मटेरियल के अंदर कोई भी डायपोल है ही नहीं। ओके, पर जब तुमने बी वेक्टर क्रिएट किया तो उसमें डायपोल मोमेंट्स अपोजिट टू बी वेक्टर क्रिएट हुए, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, हर एक एटम के पास अपना डायपोल मोमेंट है।
और वो रैंडम डायरेक्शन में है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0। और जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये डायपोल सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। ये आया समझ में? ओके, क्लियर? यस सर। राइट। अब लेकिन एक चीज और है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऑल्सो शो डायामैग्नेटिज्म, है ना? मतलब डायमैग्नेटिज्म क्या है? तुम्हारा डायपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बनना चाहिए, और पैरामैग्नेटिज्म क्या है कि डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बननी चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन बट पैरामैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गर देन डायामैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमको कि विच प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ऑल द मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तुम क्या बोलोगे आंसर? Paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic. Which property is present in all the materials? सर फेरो स्ट्रॉन्गर होगा ना? हाँ, फेरो स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सब मटेरियल में होती है? तो क्या लिखोगे? अभी बता ना, डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो शो डायमैग्नेटिज्म, ये लिखा है ना? तो डायमैग्नेटिज्म हर एक हाँ मटेरियल में। तो डायमैग्नेटिज्म बेस्ट होगा फिर। हाँ, बेस्ट नहीं होगा, डायमैग्नेटिज्म बेस्ट नहीं है। अच्छा। डायमैग्नेटिज्म हर एक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, हाँ सर। लेकिन अगर मटेरियल सिर्फ डायमैग्नेटिक है तो वो सिर्फ डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर मटेरियल पैरामैग्नेटिक है तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म भी शो होगा, डायमैग्नेटिज्म भी शो होगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए हमें नेट इफेक्ट क्या मिला? नेट इफेक्ट हमें मिला कि इसका जो डायपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ डायरेक्ट होगा। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, तो डायमैग्नेटिज्म में डायपोल उल्टा बनता है, पैरा में डायपोल बी वेक्टर के डायरेक्शन में बनता है। तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, लेकिन कौन सी स्ट्रॉन्गर है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गर है, तो वो तुम्हें यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। फिर तुम्हारा थर्ड टाइप जो होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक में इट इज स्पेशल टाइप of paramagnetic material where the atomic or molecular dipoles have strong interaction. ओके, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं डायपोल, जिसकी वजह से सो दे क्रिएट ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड एज डोमेन्स। क्या बोलेंगे हम इनको? डोमेन्स, वेयर ऑल द dipoles are aligned in same डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें तुम ना बहुत सारे ग्रुप बना सकते हो।
ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो रैंडमली कुछ भी तुम्हारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स बन गए, तो जैसे अगर मैं पहला ग्रुप लेता हूं तो इसके सारे एटम्स का डायपोल इधर होगा, ये दूसरे ग्रुप के सारे एटम्स का डायपोल नीचे होगा, ओके। ये तीसरे के सारे एटम्स का डायपोल सपोज को लेफ्ट में है, इधर सबका ऐसे है, यहाँ पे सबका इधर बना पड़ा है ना। तो ऐसे रैंडमली कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट, आया समझ में। तो ये तुम्हारा ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन, चौथा डोमेन, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ओके। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, तुम्हारे पास डोमेन्स होते हैं, और एक डोमेन के अंदर जो भी डायपोल हैं वो सारे सेम डायरेक्शन में होंगे। इतना क्लियर है। अब यस सर। when external B vector is applied, these domains rotate their dipole to align with B vector, ओके। तो अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमने जब मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई, ठीक है, तो अब तुम्हारा डोमेन जो है सारे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो सबका डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, मतलब पूरी तरह नहीं बट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे, यस सर। राइट। तो ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो हम कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, है ना। स्ट्रेंथ की बात करें तो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक जो होता है, फेरोमैग्नेटिक इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन पैरामैग्नेटिक, है ना, ओके। यस सर। तो मतलब जैसे डायमैग्नेटिक बीच में आता है, नहीं वो स्मॉलेस्ट होगा। वो भी स्मॉलेस्ट है, बट डायमैग्नेटिक तुम्हारा अपोजिट है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ज्यादा फर्क नहीं है, ओके। इसको तो मैसेज देंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। मतलब पैरा ऑलमोस्ट सिमिलर। तो लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा कोई एक ओके। वीक हो सकता है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, बट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पैरामैग्नेटिक तुम्हारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, डायमैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। अभी एक कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी, बिहेवियर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्मली बनी पड़ी है ऐसे, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डायामैग्नेटिक रॉड है, तो डायामैग्नेटिक रॉड क्या हो जाएगी, वो रॉड जो है तुम्हारी, ये तुम्हारा डायामैग्नेटिक रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन होगी। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होनी चाहिए, ओके। तो अगर रॉड तुम्हारी ऐसे रखेंगे, यार कोई काम करते हैं ऐसे ले लेते हैं। तो डायमैग्नेटिक रॉड, हाँ ये रखो। तो ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी डायमैग्नेटिक रॉड की,
ये इनिशियल पोजीशन थी वो ऐसा रोटेट होगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और तुम्हारा जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक जो तुम्हारी रॉड होगी वो अगर ऐसे है, ओके, तो वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगी, ये उल्टा रोटेट होगी, समझे। डायमैग्नेटिक रॉड ऐसे जाएगी, पैरामैग्नेटिक रॉड ऐसे जाएगी, ओके। तो पैरा एंड फेरो दोनों ही ऐसे बिहेव करेंगे, ओके। डाया रॉड स्लोली रोटेट्स परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, rotates and aligns perpendicular to B vector. Para slowly rotates and aligns parallel to B vector. अब देखो पैरा और फेरो में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, फेरो, तो हम फेरो के लिए क्या लिखेंगे, फेरो जो है वेरी क्विकली aligns, very quickly rotates, sorry, very quickly rotates and aligns parallel to B vector। ये आया समझ में। यस सर। डायमैग्नेटिक को पसंद नहीं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो रॉड तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पूरी रॉड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ओके। पर अगर रॉड तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम कम बनेगी, ओके। तो डायमैग्नेटिक चाहता है कि जितना हो सके उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो, इसलिए वो रॉड फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। पैरा क्या करेगा, वो फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बिहेवियर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये आया समझ में। अभी हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा समझो। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कैसे होती है, सपोज करो ऐसे बनी है, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब मैं एक सिंपल सा स्क्वायर पीस लेता हूं, ठीक है, स्क्वायर पीस है और ये तुम्हारा डाया है, ये डाया मटेरियल है। तो मुझे एक बात बताओ, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो तुम्हारा डायपोल मोमेंट बनता है वो किधर बनता है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर बनता है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में तुम्हारा नॉर्थ पोल बनेगा, ये मैंने बताया था, ये याद है। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। अगर यहाँ पर एक ऐसे नॉर्थ पोल रखा होगा तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऐसे निकलेगी ना, करेक्ट है ना। और अगर हम पैरा या फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक में साउथ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा, करेक्ट। डायमैग्नेटिक में नॉर्थ पोल जो है बी वेक्टर के अपोजिट बनता है, पैरा और फेरोमैग्नेटिक में नॉर्थ पोल बी वेक्टर के डायरेक्शन में बनता है। इतना पार्ट क्लियर है, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन क्लियर है क्या। यस सर। करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये नॉर्थ पोल आमने सामने आ गए तो क्या होगा, फोर्स इस पे इधर लगेगी क्या, ये दोनों रिपेल करेंगे आपस में, नॉर्थ पोल, राइट, वेरी गुड। और यहाँ पे तुम्हारे नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इस पे मटेरियल पे फोर्स इधर लगेगी, ओके। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर
टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास में है तो फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है तो यहाँ पे फील्ड तुम्हारी वीक है। तो देखो ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जा रहा है क्या, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इधर फील्ड स्ट्रॉन्गर इधर फील्ड वीकर है तो तुम्हारा जो ये मटेरियल है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ओके, और पैरा इधर हम लिखते हैं स्लोली, लिख देते हैं स्लोली, ऐड करना इंपॉर्टेंट है। स्लोली मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और फेरो में क्या होगा, क्विकली मूव्स ओके स्ट्रॉन्गली यस अट्रैक्टेड सर। बाय मैग्नेट। आया समझ में डिफरेंस तीनों में। डाया स्लोली रिपेल होगा, पैरा स्लोली अट्रैक्ट होगा, और जो फेरो है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। ओके, क्लियर। तो ये था तुम्हारा बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है तुम्हारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, राइट। अभी हाँ, ठीक है। ये तीनों मटेरियल के बिहेवियर क्लियर हो गए, कैसे कैसे बिहेव करते हैं तीनों। ठीक है, हमेशा से डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है हमें। ओके, तो ये था तुम्हारा बेसिक। अभी तो मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे इमेज है नहीं। हम्म, ये बोल्ड है क्या लगता है, मे बी नॉट। मैग्नेटिक वाटर इमेज तो पानी तुम्हारा डायमैग्नेटिक होता है। ओके, तो अगर तुम एक मैग्नेट को ना पानी के पास ले जाओगे और ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तुम खुद घर पे ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे पास अगर मैग्नेट है तो। मैग्नेट नियर, हम्म, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है उसमें पानी, ग्लास ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो मैग्नेट से वो पानी का ग्लास रिपेल होता है। ओके, मैग्नेट का गुड एग्जांपल।
सर अभी जो इमेजेस देख रहे हो वो सब परमानेंट मैग्नेट है? नहीं, वो मतलब मैग्नेट और डायमैग्नेटिक मटेरियल दोनों दिखा रहा है वो। ठीक, तो ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेव कर दो, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या आता है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल आता है। पैरामैग्नेटिक में क्या आता है, वुड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। डायमैग्नेटिक में तुम्हारा क्या आता है, जिंक, बिस्मथ, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और तुम्हारा आता है नाइट्रोजन। ये आता है तुम्हारा डायमैग्नेटिक में, ठीक है। तो ये आई गेस गोल्ड है, एक बार देख लेते हैं। लेविटेटिंग ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट है क्या, क्या है पता नहीं। अच्छा, नीचे मैग्नेट्स हैं, ऊपर शायद ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट तुम्हारा फ्लोट कर रहा है। ओके, यस, अभी तुमको दिखाता हूँ लिक्विड ऑक्सीजन ऑन मैग्नेट। फिर मुझे क्या कोई ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन, और ये क्या है तुम्हारा, मैग्नेट है। तो लिक्विड ऑक्सीजन क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तुम्हारी, तो मैग्नेट उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुम्हारा लिक्विड देखो दो मैग्नेट्स के बीच में फ्लोट कर रहा है ना। ऐसा देखा है कभी कोई लिक्विड को फ्लोट होते हुए मैग्नेट के बीच में? तो लिक्विड ऑक्सीजन ऐसा करता है। ओके, जस्ट जैसे तुम्हारे मतलब आयरन ले लो, तो आयरन क्या होगा, तुम्हारे मैग्नेट के बीच में अटक जाएगा, क्योंकि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। तो सेम गोज फॉर लिक्विड ऑक्सीजन, वो भी तुम्हारा दो मैग्नेट्स के बीच में अटक जाता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्सीजन विल स्टे बिटवीन टू मैग्नेट्स। अगर तुम पानी लोगे तो पानी मैग्नेट के बीच में नहीं चिपकेगा। ओके, पानी मैग्नेट के साथ नहीं चिपकता, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। भी तुम्हारा अगर वाटर होगा, जैसे मेरा वाटर सरफेस है, ओके, तो यहां से थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। जब मैं एक मैग्नेट को यहाँ पे लेके आऊंगा, ये मैग्नेट है, ये तुम्हारा वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस गेटिंग रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर तुम्हारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। ओके, तो तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास घर में मैग्नेट रखा होगा, तो मैग्नेट को ना पानी, गिलास में पानी ले लो, पानी का बाउल जो है एकदम, मतलब कुछ भी वहां पे वाइब्रेशन हो चाहिए, पानी एकदम स्थिर होना चाहिए, एकदम काम वाटर होना चाहिए। उसके पास फिर तुम मैग्नेट को ले जाओ, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना ध्यान से, पानी का जो सरफेस है थोड़ा सा तुम्हारा वो डिप्रेस हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ओके, मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया है, इतना ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा होगा बेंडिंग, और वो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम वो देख पाओगे कि वो रिपेल कर रहा है पानी को। ओके, तो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा आता है थोड़ा न्यूमेरिकल्स। ओके, मैथमेटिक्स लगेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि तुम्हारा डायमैग्नेटिक हुआ, सर वो होता फेरोमैग्नेटिक है हुआ। नेट मैग्नेटिक मोमेंट और हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेरी सब्सटेंस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके,
तो तुम्हारा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी वेक्टर, ओके, बी नॉट वेक्टर बोलेंगे हम उसको, ठीक है। द मटीरियल gets magnetized, okay, and dipole moment is created, correct? तो फिर हम क्या बोलेंगे? dipole moment is created या induced बोल देते हैं। dipole moment is induced। तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन क्या होता है जो तुमने अभी बोला? ओके, मैग्नेटाइजेशन इज dipole moment induced डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम सिंबल देते हैं कैपिटल एम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज तुम्हारी क्या है? मैग्नेटाइजेशन जो होता है तुम्हारा वो प्रोपोर्शनल टू होता है बी नॉट। जितना तुम्हारा डायपोल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ओके। लेकिन ये फॉर्मूला हम किसमें लगाते हैं? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। फेरो में तुम ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा सकते हो, क्लियर? फेरो में भी ऑब्वियसली जितना तुम्हारा बी नॉट ज्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा इंड्यूस होगा, लेकिन उसका ग्राफ अलग बनता है, उसका प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं होता है, ठीक है, समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ बी नॉट और एम का, तुमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, राइट? कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। ठीक, ये डाया एंड पैरा का है तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। और अगर तुम फेरो का ग्राफ बनाओगे तो फेरो का ग्राफ थोड़ा अलग बनता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। ये था मैग्नेटाइजेशन। फिर फील्ड इनसाइड मटेरियल, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल क्या होगा? जैसे तुम्हारा ये मटेरियल है, ठीक है, तुमने बी नॉट क्रिएट किया, ये तुमने बी नॉट क्रिएट किया, ये क्या है? तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और फिर तुम्हारा जो मटेरियल है, मटेरियल खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, बी, सॉरी, ये बी क्या है? तुम्हारा नेट है, ओके। तो समझो ध्यान से, द मैग्नेटाइज मटेरियल, the magnetized material creates its own magnetic field, ओके। तो जिसको हम बोलें कि बी मटेरियल तुम्हारा, ओके, बी मटेरियल तुम्हारा कितना हो जाएगा म्यू नॉट एम के बराबर। क्या होगा? म्यू नॉट एम के बराबर होगा, ओके। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट, म्यू नॉट एम के बराबर होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारी होगी, बी नेट जो होगी, वो होगी तुम्हारी बी नॉट प्लस बी एम। इसमें कोई डाउट? तो अभी डायामैग्नेटिक में क्या होगा, पैरा और फेरो में क्या होगा, ये समझो।
तो डायमैग्नेटिक में तुम्हारा बी नॉट अगर इधर है तो बी एम अपोजिट में बनता है। पैरा में क्या होता है, बी नॉट इधर है तो बी एम जो है वो मटेरियल के डायरेक्शन में ही बनेगा, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन बनेगा। और फेरो में अगर बी नॉट इधर है तो बी मटेरियल भी तुम्हारा सेम डायरेक्शन में बनेगा। ओके, तो बी नेट तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बी नेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बी नेट जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक में मटेरियल फील्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और फेरो में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आया समझ में? इनको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि फील्ड का आइडिया रख सके। ओके, क्लियर? तो फेरो में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाती। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड का, फील्ड लाइंस बनाते हैं अगर हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी कैसे बनेंगी, यहाँ पे तुम्हारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है? मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस तुम्हारी दूर हो जाती है थोड़ी। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ऐसे आएगी, थोड़ी सी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है, फील्ड लाइंस पास में आती है। और फेरो में क्या होता है, बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस पास में आ जाती है। ओके, आया समझ में? तो ये फर्क है तीनों मटेरियल्स में। फेरोमैग्नेटिक में फील्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत सारी फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर से जाने लगेंगी। पैरा में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और डाया में थोड़ा सा वीक हो जाता है। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, ये चीज याद रखो, तुम्हारा बी एम जो होगा वो म्यू नॉट इंटू एम होता है, राइट? अभी तो हम एक फॉर्मूला समझेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद आया, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो सर जो ससेप्टिबिलिटी, ईटा का सिंबल है ना वो। हाँ, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, तो अब ध्यान से समझो, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, बी नॉट है, उसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच के बराबर। ये एच क्या है समझो ध्यान से, जैसे अगर तुम्हारी फील्ड टू स्ट्रेट वायर है, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है, बी, बी तुम्हारी होती है कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होती है क्या? याद है ना फॉर्मूला स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड? तो हाँ सर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में म्यू नॉट है, तो ये आई बाय 2 पाई आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच हो जाएगा, करेक्ट? ऐसे ही अगर मैं एक सर्कुलर वायर ले लूं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी बनती है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर बनती है क्या? तो अगेन देखो यहाँ पे म्यू नॉट फैक्टर तो आ ही रहा है, तो ये आई बार टू आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच हो जाएगा, है ना? तो तुम करंट का कोई भी कन्फिग्रेशन ले लो, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें म्यू नॉट फैक्टर अलग होता है, और एच एक तुम अलग से हमेशा फैक्टर बना सकते हो। ओके, आया समझ में? तो ये हमने अगर बी नॉट बाय म्यू नॉट कर दिया तो हमें मिलेगा एच। ओके, तो एच तुम्हारा क्या होगा, बी नॉट बाय म्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, अब समझो,
से। तुम्हारा जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन जो है m, उसको हम लिख सकते हैं ये ईटा, नहीं ईटा क्या, इसको जीटा बोलते हैं ना, जीटा टाइम्स h। ओके, क्या बोलते हैं इसको, जीटा टाइम्स h बोलते हैं। तो फिर अब ध्यान, ये जीटा क्या है तुम्हारा, यही है तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो अंग्रेजी में वर्ड ना ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मतलब कि तुम कितना अफेक्ट हो सकते हो उससे। तो ये वही टर्म है तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी, यानी कि मैग्नेटाइजेशन कितना ज्यादा होगा वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। पैरा और डाया ज्यादा अफेक्ट नहीं होते, ज्यादा ससेप्टिबल नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनका ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है। ओके, मतलब ऐसा कि तुम्हारा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में ये जो फैक्टर होता है 10⁻⁵ होता है, 10⁻⁶ होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में कितना होता है, 100,000। फर्क देखो, फेरोमैग्नेटिक में इसकी वैल्यू होगी 100 होगी, 1000 होगी, जबकि पैरा और डाया में 10⁻⁵। ओके, तो अब हम नोट करते हैं पैरा एंड डाया में क्या होगा, बस लिखते हैं, डाया लिखते हैं पहले, ठीक है, फिर पैरा और फिर फेरो। तो ससेप्टिबिलिटी तुम्हारी जो होगी वो लगभग -10⁻⁵ होगी, और इसमें क्या होगी वो +10⁻⁵ होगी। इस ऑर्डर में, इस रेंज में होती है, 10⁻⁶ भी हो सकता है, ठीक है। जबकि फेरो में तुम्हारी क्या होगी, वो +100 या 1000 लगा दो ऐसा। ओके, ये माइनस साइन का मीनिंग क्या है, माइनस और पॉजिटिव साइन का बताओ। मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस साइन क्यों लगाया, सर वीकर और स्ट्रॉन्गर। 10⁻⁵ इज वीकर, 100 इज स्ट्रॉन्गर। और तो उससे पढ़ा ना, अच्छा, माइनस प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है। डायमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डायपोल्स जो होते हैं बी वेक्टर के अपोजिट में होते हैं, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए तुम माइनस साइन लगाओगे ना। हाँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन पैरा और फेरो में क्या होता है, फॉरवर्ड जो डायरेक्शन। डायपोल है सेम डायरेक्शन में बनता है, सेम डायरेक्शन का पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर तुम यहाँ पे वेक्टर बना दो, तो तुम्हारा ये जो वेक्टर है इसके अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन है तो वो पॉजिटिव हुआ। अगर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू एच वेक्टर तो तुम्हें माइनस साइन चाहिए ना वहां पे साथ में। ओके, आया समझ में। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द मटेरियल हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, क्या लिखोगे, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, शाबाश। ओके, तो अब तुम्हारा बी नेट कितना हो जाएगा बी नॉट प्लस बी मटीरियल। तो ये तुम्हारा कितना हुआ, बी नॉट कितना है, म्यू नॉट एच, बी मटीरियल कितना है तुम्हारा, इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट एम। म्यू नॉट एम के बराबर है ना। फिर उसको बी नॉट को म्यू नॉट एच लिख देते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो म्यू नॉट एच और म्यू नॉट एम, तो इसमें म्यू नॉट एच प्लस को क्या लिखता हूँ, म्यू नॉट एम क्या है तुम्हारा, जीटा एच, करेक्ट।
तो यहाँ समझ क्या मिलेगा, ये म्यू नॉट एच, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा एच होगा बी नेट। आया समझ में? ओके, इसको हम फिर लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ओके, म्यू आर तुम्हारा क्या है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर तुम्हारा क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। आया समझ में? ये क्लियर हुआ क्या? म्यू आर इज जस्ट अ फैक्टर, मतलब ना 0.1 0.2 या 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है कि जस्ट फैक्टर है। ओके, तो ये फैक्टर क्या करता है, बताता है कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो म्यू नॉट और म्यू आर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। म्यू नॉट क्या होता है बताओ, म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट है तुम्हारा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि जब कोई मटेरियल नहीं है तो मटेरियल के अंदर तुम्हारी परमिएबिलिटी कितनी होगी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। आया समझ में? तीन सिंबल है, ये मटेरियल की परमिएबिलिटी, ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी, और ये तुम्हारी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी है। क्लियर है? क्लियर सर। राइट। ओके, तो ये इतना है, उसको हम इधर साथ में लिख देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू एच के बराबर। ओके, और तुम्हारा बी नेट को एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, वो तुम्हारा हो जाएगा म्यू आर इंटू बी नॉट। ठीक है, म्यू आर इंटू बी नॉट। तो मुझे तुम्हें याद होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है तुम्हारी, ई बाय के हो जाती है, क्या याद है? मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है तुम्हारी, ई बाय के हो जाती है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मटेरियल के अंदर हम फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी मटेरियल के अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। गुड। तो ये था तुम्हारा परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी नहीं, सिर्फ परमिएबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, है ना, रिलेटिव वगैरह सब कुछ पढ़ा हमने। ठीक है, अब इस पर थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम अभी 10 मिनट। ओके, यस सर। 10 मिनट बाद मिलते हैं।